गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था एस ब्लॉक एलिमेंट यानी कि एस ब्लॉक तत्व, जिसमें आपको एस ब्लॉक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो गुण हैं, वो पढ़ाए जा रहे थे। जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने आपको पढ़ाई थी वो थी आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि आयनन ऊर्जा। आज का हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और धन विद्युती लक्षण। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट पर, कोई एक एलिमेंट है जिसको ई से हम डिनोट कर रहे हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज का आ जाना यानी कि धन आवेश का आ जाना कहलाएगा उसका धन विद्युती लक्षण यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। हम बात कर रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में एल्कली मेटल्स की। एस ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास दो तरह के एलिमेंट हैं, एक है एल्कली मेटल यानी कि क्षार धातुएं, दूसरे हैं हमारे क्षार मृदा धातुएं यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसमें से हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एल्कली मेटल्स यानी कि क्षार धातुओं के बारे में। क्षार धातुओं में कौन कौन सी धातुएं आती हैं? तो आती है लिथियम आती है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबीडियम आता है, सीजियम आता है, फ्रांसियम आता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो सबका जो आउटर मोस्ट शेल जो होती है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है NS1। यहाँ होता है 1s1, यहाँ होता है 2s1, यहाँ होता है 3s1, यहाँ होता है 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और इस तरह से यहाँ पर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो s1 ऑर्बिटल में एंटर करता है। और कल ही आपको एक चीज़ बताई गई थी, जो एल्कली मेटल्स होते हैं, जो क्षार धातुएं होती हैं, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें और अपना ऑक्टेट क्या कर लें, कंप्लीट कर लें। फॉर एग्जांपल पोटेशियम का यहाँ पर एग्जांपल लें, अगर हम पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 1, 19 इलेक्ट्रॉन। और लास्ट इलेक्ट्रॉन जा किस में रहा है? 4s1 में एंटर कर रहा है। तो पोटेशियम क्या करता है, अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, इस एक इलेक्ट्रॉन को दान दे देता है। और जैसे ही पोटेशियम ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया, वैसे ही पोटेशियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? K+ में। तुरंत इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब इसका जो आउटर मोस्ट शेल बचा वो क्या बचा? 3s2, 3p6 यानी कि इसमें बचा टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। और अष्टक का नियम कहता है कि किसी भी धातु के बाह्यतम कोश में या किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में यदि 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो अष्टक पूर्ण माना जाता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट माना जाता है। और वो मेटल या वो एलिमेंट, वो जो धातु हो गया, जो तत्व होगा, वो क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। और हम यहाँ पर बात ही कर रहे हैं पॉजिटिव आयन बनाने की यानी कि धन विद्युती लक्षण की। तो हमारे जितनी भी एल्कली मेटल होते हैं, जो क्षार धातुएं होती हैं, इनके बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है और इस कारण ये बहुत ही अधिक शीघ्रता से यानी कि बहुत जल्दी ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, धन विद्युती आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिस कारण से इनका धन विद्युती लक्षण, इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो होता है वो सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि सबसे हाई माना जाता है। अब बात आती है कि जैसे जैसे हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, किसी भी समूह में जब हम ऊपर से नीचे यहाँ पर जाएंगे एल्कली मेटल में यानी क्षार धातु में, तो इनकी इलेक्ट्रॉन देने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है वैसे वैसे इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। अर्थात धन विद्युतीय लक्षण के लिए जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं, जो क्षार धातुएं होती हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करती हैं, एक धन आयन का निर्माण करती हैं और इस कारण से इनका जो धन विद्युतीय लक्षण होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग कैरेक्टर यानी कि अपचायक गुण। अपचायक गुण का मतलब क्या है? अपचायक क्या होते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? तो हमने कहा एक केमिकल रिएक्शन है A+B, यहाँ पर B एक एलिमेंट है, A एक एलिमेंट है और B की वजह से A में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। A पर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया और इसी वजह से B पर नेगेटिव चार्ज जो है कम हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। और ऐसा कब होगा? जब B क्या करे, B A को इलेक्ट्रॉन दे दे। B क्या करे? A को इलेक्ट्रॉन दे दे। तो B में से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कम हो गए। अब आइए यहाँ पर
अगर रिड्यूसिंग कैरेक्टर को समझना है तो आपको समझनी होगी प्रोसेस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया। हमने कहा ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन जुड़ जाए, यानी किसी अणु में ऑक्सीजन क्या हो जाए, ऐड हो जाए, तो हम कहते हैं कि उस मॉलिक्यूल का, उस अणु का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। या फिर हम कहें कि हाइड्रोजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। वहीं पर रिडक्शन का क्या कहना है, रिडक्शन कहता है कि जब किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऐड हो जाए, हाइड्रोजन जुड़ जाए या ऑक्सीजन निकल जाए तो उसका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। लेकिन जो नया कॉन्सेप्ट पढ़ा वो क्या है, उसको समझिए। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि जब किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, किसी परमाणु के जुड़ जाने से, किसी अणु के जुड़ जाने से, किसी मॉलिक्यूल में, किसी सब्सटेंस में या किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर कम हो जाए तो हम कहेंगे उसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। और अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाए तो हम कहेंगे उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, उसका अपचयन हो गया। ये आपकी आज की मॉडर्न डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिन्हें आप कहेंगे ऑक्सीकारक, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट जिन्हें आप कहेंगे अपचायक। ये क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होंगे जिनकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन के लिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। मतलब कि कोई ऐसा ग्रुप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, अणु या परमाणुओं का वह समूह जो किसी पदार्थ से, किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दे, कम कर दे, खुद इलेक्ट्रॉन ले ले। मतलब इसमें से कोई एक सब्सटेंस है ए और एक सब्सटेंस है बी, तो अगर बी वाला क्या करे, ए से इलेक्ट्रॉन ले ले, यहाँ से ए से इलेक्ट्रॉन ये ले ले, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ए पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बी पर आ जाएगा माइनस चार्ज, निगेटिव चार्ज आएगा। तो बी ने क्या किया, ए से इलेक्ट्रॉन ले लिया, ए के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो ए का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ए का ऑक्सीडेशन हो गया। किसकी वजह से हुआ है, बी की वजह से। तो बी कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ऐसे परमाणु जो किसी भी अभिक्रिया में, किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं, वे कहलाते हैं ऑक्सीकारक, वे कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वहीं पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, अपचायक वो होंगे जो अपचयन करेंगे, जो क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। और रिडक्शन करने के लिए हमें करना क्या है, किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, जोड़ देने। फिर से एक एग्जांपल लिया, C+D। यहाँ पर जो D एटम है, जो D तत्व होगा, वो क्या करेगा, C से यहाँ पर हमें C का क्या करना है, हम बात करें रिडक्शन की यानी अपचयन की, तो हमें C में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ाना है। तो यहाँ पर D क्या करेगा, C में इलेक्ट्रॉन जोड़ देगा, जिसके कारण C पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और D पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो D क्या हो जाएगा, D कहलाएगा अपचायक। क्यों, क्योंकि किसी भी अभिक्रिया में जब किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं, इलेक्ट्रॉन दान कर दिए जाएं, तो उस अभिक्रिया में उस पदार्थ का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है, उसका रिडक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने एल्कली मेटल्स की, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है। ये सब करते क्या है, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं कि लेते हैं, भाई जाहिर सी बात है, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। और जब किसी अभिक्रिया में जाकर ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये क्या कहलाएंगे, अपचायक। क्यों, क्योंकि ये वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉनों का नंबर बढ़ जाए, तो हम कहते हैं उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, उसका अपचयन हो गया। और जिस मॉलिक्यूल की वजह से या जिस एटम की वजह से रिडक्शन होता है उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि अपचायक। और हमारे एल्कली मेटल जो होते हैं, क्षार धातुएं जो होती हैं, उनकी प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन देने की। तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेते समय ये इलेक्ट्रॉनों को दे करके इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा देंगे और पदार्थ का क्या कर देंगे, अपचयन, जिस वजह से इन्हें अपचायक कहा जाता है। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एल्कली मेटल्स होंगे, जो क्षार धातुएं होंगी, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके खुद क्या हो जाएंगी, ऑक्सीडाइज हो जाएंगी, खुद ऑक्सीकृत हो जाएंगी, तथा उस पदार्थ को क्या कर देंगी, उस सब्सटेंस को क्या कर देंगी, रिड्यूस कर देंगी, जिस वजह से हम हमारे एल्कली मेटल्स को, हमारी क्षार धातुओं को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। सब कुछ ना समझ में, सिर्फ एक बात ध्यान रखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है इलेक्ट्रॉन कम करना,
और रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है इलेक्ट्रॉन बढ़ाना। इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा वो जो इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है हमारी क्षार धातुओं की। हमारी क्षार धातुओं की जो प्रवृत्ति होती है, जो एल्कली मेटल्स की जो टेंडेंसी होती है, वो इलेक्ट्रॉन देने की होती है। इस वजह से वो क्या होती हैं, प्रबल अपचायक होती हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मानी जाती हैं। तो ये था हमारा अपचायक गुण यानी कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर। इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? अभी आपने पढ़ा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये वहीं का टॉपिक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी रिएक्शन में या तो इलेक्ट्रॉन देना या इलेक्ट्रॉन लेना। अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस अभिक्रिया का रिडक्शन हो जाएगा, उस रिएक्शन का रिडक्शन हो जाएगा यानी अपचयन हो जाएगा। और अभिक्रिया में से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, रिएक्शन में से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब होता है किसी भी तत्व द्वारा, किसी भी एलिमेंट, किसी भी तत्व द्वारा दिए या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी केमिकल रिएक्शन में जो हमारा एटम होता है, जो मॉलिक्यूल होता है, वो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, दे सकता है या ले सकता है, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। जैसे हमारे एल्कली मेटल, क्षार धातुएं, जो हमारा टॉपिक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब की प्रवृत्ति, इन सब की टेंडेंसी होती है एक एक इलेक्ट्रॉन देने की और क्या बनाने की, Li+, K+, सोडियम प्लस, रुबीडियम प्लस, सीजियम प्लस, इस तरह से ये एक एक पॉजिटिव आयन बनाती हैं। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी +1। क्यों? क्योंकि ये क्या करती हैं, एक इलेक्ट्रॉन देने का काम करती हैं और बनाती हैं 1 पॉजिटिव आयन। तो ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब कि किसी भी अभिक्रिया या किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी जाए या जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाए। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले करके ऑक्टेट कंप्लीट करता है और बनाता है O2-। तो इस वजह से ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जो एल्कली मेटल्स होते हैं, जो क्षार धातुएं होती हैं, वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। इस वजह से इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी मानी जाएगी, +1। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वैलेंसी यानी कि संयोजन का। संयोजन या संयोजकता, इसे संयोजकता भी कहते हैं। संयोजकता क्या होती है, संयोजकता का मतलब होता है कि किसी भी परमाणु से या किसी अणु से संयोजन की क्षमता। वैलेंसी का मतलब होता है द कैपेसिटी ऑफ कंबाइनिंग स्टेट विद अनदर एटम और मॉलिक्यूल। किसी भी एटम और मॉलिक्यूल से जुड़ने की जो क्षमता होगी वो क्या कहलाएगी, वो वैलेंसी कहलाएगी। इसके अलावा आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी है। एक डेफिनेशन तो यही पढ़ी है कि किसी परमाणु से या किसी अणु से जुड़ने की जो क्षमता होगी वो उसकी संयोजकता कहलाएगी, यानी कि वैलेंसी विल बी द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट और एटम। किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। फिर आपने सेकेंड डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि वैलेंसी क्या होती है। तो संयोजकता का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, किसी भी तत्व के पाहतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो उसकी संयोजकता होती है। ये पॉइंट कुछ जगहों पर तो ठीक रहता है, लेकिन कुछ जगहों पर जाकर ये पॉइंट गलत हो जाता है। क्यों? देखिए एग्जाम्पल, ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4। तो बाहतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो इसके अनुसार ऑक्सीजन की वैलेंसी जो होनी चाहिए थी वो कितनी होनी चाहिए थी, 6 होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी हम क्या मानते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी हम मानते हैं 2। तो ये जो डेफिनेशन है कि बाहतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर किसी भी तत्व की संयोजकता होती है। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एटम। ये चीज़ हम कहते हैं, लेकिन हर जगह ये सही नहीं है। कुछ कुछ जगह पर ये सही भी है। जैसे कार्बन की बात करिए, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2, 2s2, 2p2। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं और कार्बन की वैलेंसी होती भी कितनी है, 4 टेट्रावैलेंट होता है। लेकिन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, यहाँ पर ये केस नहीं चलता है। तो नई डेफिनेशन, एकदम प्रॉपर डेफिनेशन क्या निकली वैलेंसी की, प्रॉपर डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन निकली वैलेंसी की कि किसी भी तत्व या परमाणु द्वारा
अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो किसी दूसरे परमाणु को दी जाए या किसी दूसरे परमाणु से ली जाए, उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। वैलेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट बाय एन एलिमेंट और बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अपने अष्टक को पूरा करने के लिए कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन दे या जितने इलेक्ट्रॉन ले, वो उसकी संयोजकता कहलाती है। या जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करे। भाई देने लेने के अलावा हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े हैं, हमने सहसंयोजी बंध पढ़े हुए हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूर्ण करे, इलेक्ट्रॉनों को दे करके अपना अष्टक पूर्ण करे, या फिर इलेक्ट्रॉनों को ले करके अपना अष्टक पूर्ण करे। किसी भी प्रक्रिया द्वारा इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जिसके द्वारा कोई भी तत्व या परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करता है, उसकी संयोजकता कहलाती है। अब इस डेफिनेशन से आप ऑक्सीजन का केस देखिए, 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं सकता है, अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। इस वजह से ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये ना तो इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर करता है ना लेना, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। और कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 4 इलेक्ट्रॉन। भाई 4 हैं तो 4 की शेयरिंग करेगा तभी तो उसके पास 8 पूरे होंगे। इस वजह से कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है, यानी कि चतुष्संयोजीय होता है। वहीं पर जो हमारे एल्कली मेटल्स की बात करें, क्षार धातुओं की, क्षार धातुओं के बाह्यतम कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और वो इस 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, इस 1 इलेक्ट्रॉन को दान करके अपना अष्टक क्या कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। जिस वजह से क्षार धातुओं की संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है, 1। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दे करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये थी वैलेंसी यानी कि संयोजकता क्षार धातुओं की। मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है कि क्षार धातुओं की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की टेंडेंसी रखते हैं। संयोजकता या वैलेंसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। क्षार धातुओं के रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स, जिसमें सबसे पहली रिएक्शन आपको पढ़नी है रिएक्शन विद एयर, यानी कि वायु से अभिक्रिया। तो इसमें तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो एल्कली मेटल होते हैं, क्षार धातुएं जो होती हैं, वो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, यानी कि वेरी रिएक्टिव इन नेचर। आपने केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, रासायनिक जो आपकी क्रियात्मकता श्रेणी होती है वह आपने पढ़ी होगी। तो उसमें आपको सबसे ऊपर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यही तीनों एलिमेंट दिखाई देंगे, जो इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं, इस बात को शो कर रहे हैं कि जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं, जो क्षार धातुएं होती हैं, वे क्या होती हैं, बहुत ही अधिक क्रियाशील होती हैं। और हमारे एल्कली मेटल्स इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं नेचर में कि अगर आप इनको ओपन करके, मतलब ऐसे खुले में हवा में रख दो, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जलने लगते हैं। और रिएक्शन करके वायु से अगर अभिक्रिया करेंगे, वायु से अभिक्रिया का मतलब है ऑक्सीजन से रिएक्शन करना। तो जैसे सोडियम है, ये जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है, ये बनाता है Na2O, सोडियम ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4Na प्लस O2 गिव्स 2Na2O, सोडियम ऑक्साइड। यानी कि हमारे जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ एल्कली मेटल्स, कुछ क्षार धातुएं जो हैं, ऑक्साइड के अलावा, ऑक्साइड के साथ साथ परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करते हैं। अब ये ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड क्या है, तो आपको बताया गया था, जो ऑक्साइड होता है उस कंडीशन में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीकरण अवस्था होती है, -2 होती है। पर ऑक्साइड के केस में होती है -1, और यहाँ पर हो जाती है -1/2 और +1। तो ये कुछ स्पेशल केस होते हैं ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के, जो हमारे एल्कली मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारे एल्कली मेटल्स, हमारी क्षार धातुएं इतनी ज़्यादा क्रियाशील होती हैं कि इनको वायु में अगर खुला रख दिया जाए तो ये वायु से अभिक्रिया करके क्या करने लगती हैं, जलने लगती हैं। तो अब इन्हें खुला तो रख नहीं सकते, या कहीं किसी भी ऐसी जगह नहीं रख सकते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो,
प्रेजेंट हो, और हमारे आसपास तो हर जगह ऑक्सीजन होती है, तो फिर इन्हें कहाँ रखें? तो सेकंड ऑप्शन क्या आता है? वाटर। तो चलिए देख लेते हैं सेकंड रिएक्शन, रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर यानी कि जल से अभिक्रिया। तो हमने यहाँ पर ले लिया सोडियम और इसकी रिएक्शन कराई H2O से। जैसे हम सोडियम की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो सोडियम क्या करता है, वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है, और बना लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2NaOH, यहाँ पर 2H2O और यहाँ पर ये 2Na, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती है। और अगर आपको ध्यान हो, विस्थापन अभिक्रियाएं यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन केवल वही मेटल्स या वे तत्व किसी अन्य तत्व को उसके मॉलिक्यूल से डिस्प्लेस कर सकते हैं जिनकी रिएक्टिविटी क्या हो, ज़्यादा हो। केमिकल रिएक्टिविटी पे आ जाइए तुरंत। यहाँ लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इसके बाद आता है यहाँ पर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। इस तरह से यहाँ पर इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती आती है। फिर जिंक है, आयरन है, फिर हाइड्रोजन आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर कॉपर होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है। ये आपकी क्रियात्मकता श्रेणी है, रिएक्टिविटी सीरीज़ है। तो अगर आप देखें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये इस तरह से रखे हुए हैं कि नीचे जाने पर इनकी रिएक्टिविटी घटती जाती है। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और हाइड्रोजन जो होता है इन सबसे क्या होता है? कम क्रियाशील है। इसका मतलब जो हमारी क्षार धातुएं हैं वो हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से क्या कर सकती हैं? रिप्लेस कर सकती हैं। इसी वजह से यहाँ सोडियम क्या करता है? हाइड्रोजन को उसके मॉलिक्यूल वाटर में से क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है और खुद हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं जब वो वाटर से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, साथ में अपने हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो एल्कली मेटल्स हैं, जो क्षार धातुएं हैं, ये इतनी ज़्यादा क्रियाशील होती हैं कि जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो ये इसे क्या कर देते हैं? बर्न करने लगते हैं, यानी कि जला देते हैं। जिस वजह से किसी भी क्षार धातु को, किसी भी एल्कली मेटल को पानी में डालने पर वो क्या हो जाती है? जल जाती है। अभी हमने कहा कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो भी जल जाएगी, वाटर से रिएक्शन करेगी तो भी जल जाएगी। तो ना तो हम इसे हवा में रख सकते हैं, मतलब खुले में रख सकते हैं, ना ही पानी के अंदर रख सकते हैं। तो रखें तो रखे कहाँ? तो इसे रखा जाता है मिट्टी के तेल में, यानी कि कैरोसिन ऑयल में। जितनी भी हमारे अल्कली मेटल जो क्षार धातुएं होती हैं, इन्हें कैरोसिन ऑयल या पैराफिन वैक्स में डुबो करके रखा जाता है, जहाँ पर ऑक्सीजन इन तक नहीं पहुंच पाती। क्योंकि अगर ऑक्सीजन इन तक पहुंच गई तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या करने लगते हैं? जलने लगते हैं। वाटर के केस में क्या करते हैं? वाटर के केस में यानी जल के केस में सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये सारे के सारे जो एल्कली मेटल हैं, जो क्षार धातु हैं, वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं और ये हाइड्रोजन गैस क्या होने लगती है? जलने लगती है, जिसके कारण हमारा जो धातु है वो भी क्या हो जाती है? जल जाती है। जिसके कारण हम हमारे क्षार धातुओं को ना तो पानी में रख सकते हैं, ना ही खुले में रख सकते हैं। इसलिए इन्हें कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल या फिर कैरोसिन ऑयल और पैराफिन में। आज का एक्सप्लेनेशन आपका यहीं तक था। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़िए, अच्छे से समझिए क्या कारण है इनके घटने का, बढ़ने का, ये सारे पॉइंट्स पढ़िए। और कहीं पर अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम को क्लियर करिए। ओके क्लास, थैंक यू।